हाँ, तो मुझे अब ये बताइए कि वार्तालाप कंटिन्यू करना है या और कुछ चाहिए आप? हाँ तो मुझे कंटिन्यू करना, कल का बाकी है। थोड़ा उशिरा साखर है का? एसी ऑन करूँ? एसी डस्ट वाली। ठीक है, चलो। वार्तालाप अध्याय। वो संबोधन कल के आगे अवृत लिंगानी। 57 58 के। हाँ, इसके बाद क्या है? 61 62 के बाद क्या है? हाँ, लिंगम पित्तावृत है। अब यहाँ पर पित्त के पित्त के द्वारा वायु को अवरुद्ध होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, वायु के जितने क्षेत्र है, प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान, इकड़े, इन स्थानों में पित्त का प्रभाव दिखना, इसका नाम है लिंगम पित्तावृतम। पित्तावृत्ते वाते, यहाँ अधिकरण वात व्याधि का है। इसलिए पित्तावृत वायु यह अधिकरण है इस विषय का, इस सूत्र का। अब इस सूत्र में लक्षण जो दिए हैं वो है कटु अम्ल लवणयश्च विदाह। और शीत कामता। यहाँ पर एक मन में शंका आनी चाहिए, वो यह है कि वायु स्वयं कुपित है या नहीं है, या केवल पित्त कुपित है और पित्त वायु के क्षेत्र को बाधित कर रहा है। ये संभव है, इसलिए यहाँ पर किसी वायु का नाम नहीं दिया है। ये कहीं भी कर सकता है, यहाँ वायु कुपित है, ये आवश्यक नहीं है। और हो भी सकता है
वो विषय अलग आएगा। एक संभव है कि वायु प्राकृत अवस्था में श्लेष्मा क्षीण है और पित्त वृद्ध है, इसलिए शरीर के किसी भी क्षेत्र में ये दाह कर सकता है, शीत कामिता कर सकता है। शीत कामिता यानी शीत खाने की इच्छा। कटु अम्ल लवण उष्ण इनका इनके सेवन से अनुपशय, इनसे व्याधि बढ़ता है। इसका उदाहरण बताता हूं। अभी शीत ऋतु में जैसे जनवरी समाप्त होने आया, संक्रांति के बाद उत्तरायण प्रारंभ, तो शीत ऋतु में गरम, तीखा, लवण खाने की प्रवृत्ति ज्यादा थी। कंटिन्यू। अब जैसे मकर संक्रांति समाप्त हुई, सूर्य उत्तरायण में प्रारंभ हुआ, अनेक रुग्णों में लाल लाल पीठिका, कंडू, दाह बढ़ने लगा। कहीं भी शरीर में, कहीं भी। एक पेशेंट ऐसा है कि पूरे शरीर में आ रहा है, एक आया केवल जानों जानों के पीछे भाग में आ रहा, एक आया पेट में हो रहा। यह है पित्तावृत वायु, वायु प्रकोष्ठ। चिकित्सा हेतु बंद करना, जो शीत ऋतु में चल रहे थे, तीखा, मिर्ची, सौंठ, त्रिकटु वगैरह वगैरह, इसको धीरे धीरे बंद करके चिकित्सा करना। इस प्रकार छोटी छोटी पिटिकाएं कभी आ सकती है, कभी ऐसे उदरदय जैसे बड़े बड़े ये भी आ सकते हैं। तो ये पित्तावृत वायु है, पूरे शरीर में कहीं भी आ सकते हैं। अब इसमें वायु के हेतु नहीं है, वायु के गुण बड़े नहीं है, ये संभव है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वायु भी वृद्ध है, पित्त भी वृद्ध है, व्याधि बलवान है। वहां व्याधि बलवान होगा जहाँ वायु भी दुष्ट है और पित्त वहां जाकर बैठ रहा है। वायु और पित्त के गुणों में सामने है। एक शीत गुण छोड़ दिया तो रूक्ष, परुष, विशद, ये पित्त के गुण भी है, इसलिए बलवान होगा। इसके बाद आगे शैत्य, गौरव, पढ़ो। शैत्य गौरव शूला कट्वात् उपशयो अधिकम। हाँ, लंघन आयास, रुक्ष, उष्ण कामिता, कफावृत। वायु कफावृत है। और लक्षणों में कटु आदि उपशयो अधिकम, कटु भोजन से, कटु आहार से उपशय मिलता है। कटु, उष्ण, लवण, इनमें उपशय मिलता है। और लक्षणों में शैत्य, शैत्य का अर्थ है ठंडी बजना, ठंडी की अनुभूति होना। गौरव, शरीर भारी, सिर भारी, कटी भारी। और शूल,
लंघन करने की इच्छा, धूप में घूमने की इच्छा, कष्ट करने की इच्छा, तुमच्या गोळ्या कुठे गेल्या सगळ्या? गोळ्या संपल्या? आहे इकडे दुकान सांगते. उष्णकामिता, धूप में घूमना, गर्म पानी पीना ही इच्छा होती है। इसमें भी शैत्य गौरव शूल के साथ पीठिका आती है। पीठिका, उदर्द, कोठ, कंडो, कंडो भी आती है। एक पेशेंट था मेरा, युवावस्था में था, शीत ऋतु में पूरे शरीर में खुजली आ रही बोल रहा था। परिचित था, प्रोफेसर था। मैंने उसको कहा कुछ मत करो, एक 4-5 मील रोज दौड़ा करो और 2 दिन के बाद मुझे फोन करो। ठीक हो गया। नो कंडो, कंडू कफज थी, शीतोत्त थी, श्लेष्मावृत व्यान, श्लेष्मावृत वायु। इस प्रकार श्वेत हो जाएगा काम, उद्वर्तन हो जाएगा काम। उद्वर्तन, कटुतिक्त कषाय, धूप में घूमना, श्वेत, गर्म पानी पीना, इससे भी लाभ मिलता है। इसमें लोग क्या करते हैं, सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एंटी एलर्जिक ले लेते हैं। ठीक उस समय के लिए 2 रोज लेनी पड़ती है गोली। आपके पास आता है तो आप अंदाज लगाएंगे हेतु क्या है, देखेंगे, हेतु बंद करेंगे, श्वेत देंगे, काम समाप्त। इतना आसान है, केवल युक्ति करनी चाहिए। इसमें ऐसे भी अनुभव है, कुछ व्यक्ति, खास करके बड़े छोटे बालक, नियंत्रण नहीं पाते। आइसक्रीम, दही, छाछ, चॉकलेट, इसका परिणाम भी ये शीत श्लेष्मावृत वायु हो सकता है। ये बंद करना और कटुतिक्त कषाय देना, धूप में करना, उद्वर्तन करना, इससे भी लाभ होता है। आगे, रक्तावृते वायु, ये रक्तावृत की कल्पना क्या, वात रक्त है या भिन्न कुछ है? यहाँ रक्त दुष्ट हो सकता है पित्त से, श्लेष्मा से, और ये दुष्ट रक्त शरीर में कहीं ना कहीं रुकने के कारण शोथ, दाह, कंडू, मंडल कर सकता है। रक्तावृत वायु से ये भिन्न है, वात रक्त से ये भिन्न है।
वात रक्त में वात वृद्धि है, और वात वृद्धि का अर्थ समझ गए आप। शरीर धातु स्रोतस वृक्षादि गुण संपन्न है, और रक्त श्लेष्म दुष्ट है, पित्त दुष्ट है। अब ऐसे दुष्ट वायु के शरीर में ये कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। इसको कहते हैं रक्तावृत वायु। यहाँ रक्त भी दुष्ट है, वायु भी दुष्ट है। वायु का रक्त का प्रवाह कहीं ना कहीं रुक जाता है। परिणाम ये होता है कि रक्त का प्रवाह जहाँ रुक गया है उसके पीछे रक्त संचित हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं शोध करना प्रारंभ करता है, और ये शोध दुर्लक्ष्य हुआ तो बढ़ भी सकता है। तो ये रक्तावृत वायु और वात रक्त में अंतर है। वात रक्त में वात वृद्धि भी है, रक्त दुष्टि भी है। यहाँ वात प्रकोप नहीं है, यहाँ केवल रक्त दुष्ट है, और कहीं कहीं नहीं खवैगुण्य कर्म रुकता है तो व्याधि करता है। ये हुआ रक्तावृत वायु। अंतर छोटा है, एक में वात प्रकोप भी है, एक में वात प्रकोप नहीं है। नहीं तो इसको वात रक्तावृत वायु कहा जाता है, ये वात रक्त कहा जाता है, ये वात रक्त नहीं है। मौसमे कठिनाश्च विवरणाश्च। शब्दीकानां च संचार इव मासिक। अब यहाँ पर ऊपर चार में शब्द आया है अवरुद्ध, पित्तावृत, श्लेष्मावृत, रक्तावृत। यहाँ शब्द नहीं है। मौसगे सप्तमी है। मांस में वातवृत्त है, यानी मांस वह स्रोतस वृक्ष परोष विशद खर लघु बना है। इस अवस्था में व्रात वृद्धि है। मांसव स्रोतस में अभिव्यक्त होने वाली मांस वृद्धि है। परिणाम यह है कि मांस धातु जो स्वयं वृक्षादि गुणों से युक्त है, वो संचार करते हुए कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसलिए कठिनाश्च पीड़िका, छोटी छोटी बड़ी कठिन पीड़िकाएं आती है। यहाँ पीड़िका नहीं है, वहां पर पिपीलिका संचार, हर्ष, लोमहर्ष, इस प्रकार के लक्षणों की उत्पत्ति मांसगत वायु में हो सकती है। अब यहाँ पर मांसगत वायु में हर्ष, लोमहर्ष, पिपीलिका संचार, ये लक्षण तब उत्पन्न होते हैं
या तो ऋतु शीत है, शीत ऋतु है, वसंत ऋतु है, हेमंत है, शिशिर है, अथवा कफ प्रकृति है। तो इसमें यह हो सकता है, सुप्तता भी आती है, पिपीली का संचार भी होता है, स्तब्धता भी होती है। अब ये मांसगत वायु संश्लिष्ट है, श्लेष्म संश्लिष्ट है। हमने पहले देखा कि वायु को आपको डिफरेंशिएट करना है, शुद्ध है, संश्लिष्ट है, आवृत है। ये संश्लिष्ट भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है, आवृत भी हो सकता है। इस प्रकार आपको व्यवस्थित करना है। इसलिए मैंने कहा ऋतु है, जागरण किया है, लेकिन ऋतु वसंत है, श्लेष्मावृत होगा। वातावृद्धि है, श्लेष्मा भी है। शीत ऋतु है, शीत गुण से वायु वृद्ध है, शीत गुण से श्लेष्मा वृद्ध है संसर्ग। इस प्रकार हमें समझना है। आगे देखो, आगे पढ़ो, चलो पढ़ो। वायु वेदसावृत है। अब इसमें जो लक्षण आएंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार से आ सकते हैं। एक चलो, अब चल शब्द का अर्थ क्या है? दो अर्थ है इसके। एक है जो संचित में जहां होगा वो चल होगा, ग्रंथि होगी वो चल होगी, मूवेबल होगी। दूसरा, ये एक जगह आएगी, दूसरी जगह भी आएगी, गतिवान है, संचारी है। तो एक आई, दो आई, चार आई, बढ़ गया। ऐसे पेशेंट होते हैं, मेदज ग्रंथि पूरे शरीर में। तो ये मेदावृत वायु, इसलिए चलो। और ये ग्रंथियां स्निग्ध होगी, मृदु भी होगी, स्पर्श में शीत भी होगी। शोथ यानी ग्रंथि, शोथ शब्द ये पर्याय है ग्रंथि का। अब इसको आढ्यवात कहा है। आढ्यवात यहाँ, और दूसरा शब्द है मेदसावृत वायु, पर्याय है उसके। अब ये मेदसावृत वायु संधि का हो गया तो संधिगत बात होगा। संधिगत बात हमने देखा है, शोथ शूल, संकोच में बाधा, विस्तार में बाधा, गति में बाधा, मेधावृत संधि। तो उसको आद्यवात कहेंगे। अन्यथा भी जहां मेधा ग्रंथि है उसको आद्यवात कहेंगे। अब आगे बंद करे से कर।
अस्थ्यावृत वायु। कौन बराबर है, मेरे शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, स्पर्शम अवसानम आसुते उष्णम पीडनम च आत्मनंदति संभजते सीदति च शुचि पीडति वृद्धते। एक मिनट, हाँ, जरा गड़बड़ है। यहाँ पे थोड़ा व्याकरण समझना है। अस्ना, ओ, स आधा, थ आधा और न, ये तृतीया है। अस्थि की, अस्थि धातु की, अस्थि पद की तृतीया है। अस्थि के द्वारा अवृत वायु। अस्थि वृद्धि हुई है, विस्तार हुआ है, अथवा ग्रोथ है, ग्रोथ युक्त है। आपको कभी आपने सुना होगा, जब एडियो में दर्द होता है ना, तो बोलते हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन करो। शोथ है, कफज शोथ है, वातज शोथ है। इस प्रकार अस्नावृते वायु उष्णम अभिनंदती, गर्म अच्छा लगता है। पीड़नम अभिनंदती, दबा लिया तो अच्छा लगता है। दो लक्षण है अस्थ्यावृत के, एक शूल। अब जो लक्षण बताए नहीं है वो हमें समझना है, इसको लेशोक्त कहते हैं। अस्थि से वायु आवृत हुआ है, तो वायु के जो लक्षण है स्थानानुसार, वो जहाँ हुआ है वहां पर उसके लक्षण आपको लेने हैं। स्थानानुरूप लिंगानी, मन्य में है तो मन्य स्तंभ आएगा, स्पॉन्डिलाइटिस होगा। ऐसे स्थानानुसार उसका ये करना है। अस्थि, एक आपको याद होगा, सर्वाइकल रिब आती है एक, कि जिस हाथ में वो है उसमें ब्लड प्रेशर भी लगता नहीं और पल्स भी लगती नहीं। अस्थ्यावृत व्यायाम, चिकित्सा सर्जिकल, क्योंकि अस्थ्यावृत है, नैसर्गिक है, ये ग्रोथ नहीं है। लेकिन ऐसी ग्रोथ शोथ आकर भी ये हो सकता है, इसलिए अस्थ्यावृत। इसके बाद मज्जावृत है। चुंबनम परिवेष्टनम शूलम तु पीड्यमाने च पाणिभ्याम लभते सुखम। हाँ, अब यहाँ पर ऊपर की पंक्ति में संभज्यते, सीदति, सूचि भी वो तुद्यते, ये अस्थिगत की वेदनाएं हैं। अब यहाँ पर एक शब्द संभज्यते की टीका है क्या, देखो। संभज्यते नहीं है।
टू डिवाइड, हम बचते, ऐसा लग रहा है अलग हो रहा है। सम बचते, सीधती, थकान महसूस होती है, गति कम हो जाती है अवयव की। वेदना सूचिवत वेदना होती है, कभी तीव्र वेदना भी होगी, भिन्न भिन्न वेदना हो सकती है। मज्जावृत्ति विना महा, शात जृंभणम परिवेष्टनम शूलम विद्यमाने च पाणिभ्याम लगते सुखम। मज्जावृते का अर्थ है मज्जा के द्वारा अवरुद्ध। यहाँ अवरुद्ध शब्द का अर्थ है रास्ता बंद होना नहीं, प्रभाव। मज्जा ये दुष्ट हो गई है तो विना, झुकना। जृंभा परिवेष्टनम, ऐसे लगता है मानो किसी ने लपेट के रखा है। शूलम पाणिभ्याम पिड्डिबाने लभते सुखम, यूं करोगे तो आराम मिलेगा। ये मज्जावृत भी हो सकता है। अब यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके भी आया होगा, हाउ टू डिफ्रेंशिएट श्लेष्मावृत मज्जावृत। उसमें भी शूल होगा, उसमें भी ऐसे दबाने से आराम करता है, पिड्डे मारा है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है इसमें? इसको क्वेश्चन मार्क करो, उत्तर बाद में ढूंढेंगे समय मिलने पर। अब ये सब इन्होंने कैसे देखा होगा, कितना अध्ययन किया होगा, इसका अंदाज ही आप नहीं कर सकते। इतना करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उनको। इसके बाद शुक्र वेगो अतिवेगो निष्फलत्व शुक्र वेग। अब यहाँ पर वायु शुक्रगत है, शुक्र वे निष्फलत्व, संतति नहीं होगी। अन्नावृत वायु भुक्ते कुक्षौ च रूप। अन्नावृत वायु ये छोटे छोटे अवस्थाएं, बहुत बड़ी नहीं है। भोजन करने के बाद शूल शूल होना प्रारंभ होता है और जीर्ण हुआ अपने आप कम हो जाता है। ये एक अवस्था है। एक अवस्था और है, यदि अजीर्ण में भोजन किया तो होने वाला शूल ये अन्नावृत होता है, लेकिन जबरदस्त होता है। अजीर्ण अवस्था में आपने अच्छा भोजन कर लिया, थोड़ा बड़ा नहीं खाया, पेट भर में, आदमी अस्वस्थ होता है। ये भी अन्नावृत शूल है। इसमें सद्य वमन करना चाहिए। सद्य वमन, गर्म पानी पिलाकर नमक थोड़ा डाल के एक उल्टी करवा दो,
यहाँ पर मैंने एक पेशेंट देखा, यहाँ पर एक महिला थी, भोजन करके आई थी और शूर तीव्र था। मेरे पास पूछने के लिए आए क्या करना है, मैंने वमन करवा दो, भोजन किया है तो वमन करवा दो। वो भोजन करवाया, इतनी दर्द था कि लोटपोट हो रही थी, इधर से उधर कुछ हो गया, वमन करवाया, ठीक हो गया, सद्य वमन करवाया। तो ये रूप शाम्यति अन्नावृत अनिलः, मूत्रावृत है, मूत्र से अवृत हुआ तो वायु, मूत्र अप्रवृत्ति, मूत्र अप्रवृत्ति, आत्मानम। अब यहाँ पर भी शुद्ध संश्लिष्ट, इसका भी विचार करना है। आमो संश्लिष्ट, श्लेष्म संश्लिष्ट, मांस संश्लिष्ट, मांस प्रदोषज, ये भी सोचना है आपको। वार्धक्य में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में ये अवस्था आती है, शैत्य के कारण स्नायुओं का संकोच होता है, मूत्र प्रवृत्ति होती नहीं, ब्लैडर फुल प्रवृत्ति होती नहीं है, मूत्र प्रवृत्ति फूल जाती है, मूत्रावृत वायु। अब यहाँ पर वायु भी दुष्ट है, मूत्र भी वृद्ध है, शीत गुण से वायु दुष्ट है। अब अस्थिला वृद्धि, प्रोस्टेट, इसपे मूत्र अप्रवृत्ति और बार बार मूत्र प्रवृत्ति, ऐसे दोनों लक्षण होते हैं। यहाँ पर मांसावृत मूत्र है, मूत्रावृत मांस नहीं, मांसावृत मूत्र, मांसावृत श्लेष्मावृत शोथ आता है अस्थिला पर। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ग्रंथि है तो निकाल देंगे, ग्रंथि नहीं है तो कोई करने की जरूरत नहीं है, आप केवल डाइट चेंज करो, केवल संतर्पण बंद करो। खास करके वार्धक्य में व्यायाम कम होता है, धूप में घूमते नहीं है, घर पर बैठे रहते हैं, शोध बढ़ता है, डॉक्टर डायग्नोस करता है प्रोस्टेट एनलार्ज है, ऑपरेशन करता है। प्रति समय ऑपरेशन की अवस्था नहीं होती है, कुछ अवस्थाएं है कि जो आप लंघन करो, भक्षण करो, व्यायाम करो, आहार परिवर्तन करो, ये हो जाए। ये मांसावृत मूत्र है। आगे वर्चसा अतिनिबंधो, पक्वाशय यानी वायवाशय बलावृत है, और स्वे स्थाने परिपृंतंती, इसकी टीका है नीचे देखो, परिपृंतंती की, परिकर्तिका, बार बार प्रवाहन करने से यहाँ परिकर्तिका होती है। कुछ व्यक्ति में मतलब ग्रथित होने की, कठिन होने की आदत रहती है, परंपरा रहती है, तो उसमें ये प्रायः दिखता है। और इसका अन्य लक्षण नहीं दिए तो आप अन्य लक्षणों का समावेश करना, जैसे उदभ्रंश है, समाविष्ट करना है आपको उसमें।
इसमें व्रजति आशु चराम स्नेहः, व्रजति आशु जराम स्नेहः। स्नेह, यदि आप बस्ती देते हो, अनुवासन देते हो, तो शीघ्र जीर्ण हो जाता है। व्रजति यानी गति करता है। जराम, शोषित हो जाता है। आशु, शीघ्रता से। स्नेह, शीघ्रता से शोषित हो जाता है। वर्चस्व का अतिविबंध है तो भोजन करने के बाद पेट में तनाव बढ़ता है। भोजन करने के बाद थोड़ा सा निभोजन करे तो पेट फूल जाता है, तनाव होता है। भुक्ते च अनयते नरः। अब ये अगला श्लोक है 71, 72, साथ में पढ़ लो। पीडितम् अन्येन दुःखं शुष्कशकृतसृजेत् शोणिवंशनपुष्पेषु रूपयोगश्च मारुतः अस्वस्थं हृदयं चैव वर्चसा आवृते अनिले। वर्चसा आवृते अनिले। चिरात शुष्कम शकृत सृजेत। चिरात शुष्कम शकृतम सृजेत। मल प्रवृत्ति शुष्क होती है, देर से होती है और पेनफुल होती है, कष्ट से होती है। और भोजन करते हो इस अवस्था में तो हृदय अस्वस्थ होता है। हृदयम अस्वस्थम। रुक, विलोम, उदावर्त के कारण कटि, पार्श्व, इनमें शूल होता है। इसलिए पृष्ठेषु विलोमः रुक करोति मारुतः। श्रोणी में, वंशन में शूल करता है। ये वर्चस्सावृत अनिल के लक्षण है। वर्चस्सावृत अनिल के लक्षण में चार, 1, 2, 3, 3 श्लोक लगे हैं उसको। अन्य में एक एक श्लोक में काम हुआ है, यहाँ पर 3 श्लोक एक विषय में गए हैं। ये वात व्याधि का अध्याय, ये स्वतंत्र व्याधि का अध्याय नहीं है। व्यवहार में आने वाले लक्षणों का अर्थ कैसे लगाना, प्रतिव्याधि में, भिन्न भिन्न व्याधि में इन लक्षणों का अर्थ कैसे लगाना, इसका ही विवेचन है। पृष्ठशूल हो रहा है, मल संचय है, वंशन शूल क्यों हो रहा है, उसका उत्तर यह है कि यह वर्चसा अवरुद्ध है, अपान क्षेत्र, इस अर्थ में है। अगला, आगे अगला श्लोक।
अनुस्तंभ कुचलन दुष्टता आदिकः पक्षाघातो अंग संशोच कनिष्ठं खुडवातता स्तंभनं च आर्धवातश्च रोगा मज्जा आसिगाश्रुहे एते स्थानश्च छिद्दति वा नवा बलवस्वेतान् साधये अन्निस्वप्नम्। शेवटची फुरका पहिली पंक्ती पढ़ो। एते स्थानस्य गांभीर्यात् यत्नात् सिद्ध्यति वा नवा। ये सभी व्याधि स्थान गांभीर्य होने के कारण, गंभीर स्थान में मध्यम मार्ग में होने के कारण ठीक होने की संभावना है भी नहीं भी, वा न वा सिद्ध्यंति वा न सिद्ध्यंति। कौन कौन है? संधिच्युति, आघात से संधिच्युति हो गई है, प्रस्थापित पुनः भी कर दिया। लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं आपको कि थोड़ा धक्का लगा खिसक जाते, फिर यूं करते फिर चले जाते। संधिच्युति है, मांसाहार है, इसलिए सिद्ध नहीं हो रहा। मांस में वातावृद्धि ज्यादा है, शिथिल हो गया, नहीं होगा। उसको चिकित्सा करके मांस का सार बढ़ाकर कर सकते हैं, लेकिन सार बढ़ाना आना चाहिए। तो संधिच्युति अनुस्तंभ, अनुस्तंभ हुआ दो प्रकार के हैं, एक आमोज है और शुद्ध वातज है। ये अपने आप ठीक हो जाता है स्वयं, और नहीं तो आपको बिठाना पड़ता है, यूं खींच के यूं बिठाना पड़ता है, अपने आप भी हो जाता है। कुंचनम, कुछ संकुचित हो जाते हैं कुछ अवयव, तो ये भी चिकित्सा से कभी ठीक होते हैं कभी नहीं होते हैं। कुब्जता, कुब्जता समझे? कुब्जता यानी कुछ है क्या? टीका देखो। कुब्जता का पीठ पर ऐसे गड्ढा आना, झुककर झुककर पीठ उभर आना, उसका नाम कुब्जता है। जैसे कृष्ण की लीला में कुब्जा को हुआ था, उसको दबा के ठीक कर दिया। ये कुब्जता ठीक हो सकती है, कभी नहीं होती है। कब ठीक होती है कब नहीं होती है ये फिर बताएंगे। वार्धक्य में ये नहीं होती है, 75 के बाद व्यवस्था होती है, ठीक होती है। पक्षाघात हो, पक्षाघात शुद्ध वात जो है, समय पर चिकित्सा की संभव है। अवरुत वायु है, ध्यान दिया, कफज है, अवरुत है, हो सकता है। ध्यान में नहीं आया, क्यों हुआ है, दोष कौन सा है, नहीं होगा। और गंभीर है और बलवान है, वह वृद्धावस्था है, नहीं होगा। अंग शोषश्च, अंग शोष में बहुत भिन्नता है, विविधता है। एक अंग शोष पूरा शरीर सूख रहा है, ऐसे भी हो सकता है। दूसरा कुछ अवयव सूख रहे हैं। तीसरा कुछ अवयव बढ़ रहे हैं, कुछ सूख रहे हैं। सूडो मस्कुलर हाइपोट्रोफी, इंद्रिया मोटी होती है, स्फीत बड़ा होता है, शरीर सूख जाता है, ये भी शोष है। पूरा शरीर ही सूख जा रहा है,
इतना सूख जा रहा है कि आगे आगे जाकर सांस लेना भी कठिन हो जाता है, ये भी हो सकता है। और श्रोतोरोजन्य सर्वोदयिक शोष राजक्ष में होता है, वैसे फक्कर में होता है, ये हो सकता है। अब इनमें से कुछ ठीक होते हैं, कुछ ठीक नहीं होते। अब ये दोष कितना बलवान है, कितना पुराना है, इस पर निर्भर करता है। अभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि ये ठीक हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक हमारी छात्रा है गायकवाड़ नाम की, नांदेड़ में प्रैक्टिस करती है, उसने वेबसाइट पर फोटो डाले हैं। वेबसाइट सरिता गायकवाड़ पे आप ढूंढो तो उसमें फोटो डाले हैं कि सूडोमस्कुलर, ये जो डिसीज है सभी 3-4 प्रकार के, इनमें परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। पेशेंट लाइफ अच्छे तरह से जी रहा है, जो वेस्टिंग हो रहा था। तो अभी लेकिन इतनी जल्दी क्लेम नहीं करूंगा मैं, लेकिन अभी वो करती है, वेबसाइट पे डालती है, और उसके पास अभी फॉरेन से पेशेंट आते हैं, नांदेड़ में आते हैं, रहते हैं, ट्रीटमेंट करके जाते हैं, फिर आते हैं, ऐसे सिलसिला चल रहा है। और उसने कुछ फोटो डाले हैं, वो आप देख सकते हो, www सरिता गायकवाड़। तो ये ठीक हो सकता है। अभी एक और एक रिपोर्ट आया, शिमला में एक मैडम है कृतिका नाम की, उनके पास भी पेशेंट ठीक हो रहा है, ऐसी ये आ रहा है। लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है, अभी मैं क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन संभव है। सिद्धांति वानवा, मैंने 2 पेशेंट हाइपोट्रोफी के, जिसको मॉडर्न मेडिसिन ने छोड़ दिया था, ये ठीक नहीं, हमारे पास कुछ दवा नहीं है, मेरे पास भेजे थे, एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भेजा था, दोनों ठीक हो गए, आवरण जन्य थे, इसलिए सिद्धांति वानवा। नवान बलवतः एतान साधयेत निरुपद्रवान, 3 शब्द बड़े महत्व के हैं। नवीन है, शरीर बलवान है, साध्य है, तो इनको शीघ्रता से उपक्रम करो, ये सभी ठीक हो सकते हैं। यदि बलवान व्यक्ति है, नवा है, तरुण है, दोष बलवान नहीं है, ठीक हो सकते हैं। और बलवान दोष है, गंभीर अवस्था में, वार्धक्य नहीं, संभव नहीं है। चलो अगला, अगला श्लोक। परम सिद्धा मातरो राम। अब यहाँ से चिकित्सा प्रारंभ हो गई है। थोड़ा सा साखर टको। चिकित्सा तो प्रारंभ कर रहे हैं, पढ़ो फिर बताता हूँ। क्रियाक्रम अतः परम सिद्धाम शृणु। शब्द महत्व के हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, एक एक शब्द पढ़ रहा हूँ। क्रियाक्रम अतः, अतः का बाद आपको व्याधि बताए, अवस्थाएं बताई, शुद्ध है, अवरुद्ध है, संसृष्ट है, मेदावृत है, मज्जावृत है, कफावृत है, अमावृत है, बताया आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद अतः परम, इतना समझाने के बाद, वात रोग अपहा,
अप यानी दूर, हा यानी निकालना, करना। श्रुणु, श्रु धातु का क्रियापद है, अज्ञार्थ है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द बीच में है, सिद्धाम। इसका अर्थ समझ रहे हो क्या है? सिद्धाम का अर्थ समझ रहे क्या? सिद्ध हुआ है, हाँ, सिद्ध चिकित्सा। मैंने ऐसे सिद्ध किया हुआ है, ऐसे अच्छा किया हुआ है, ऐसे चिकित्सा को आप सुनो, ऐसा ही तो। प्रणाम सर। हाँ, अच्छा, ऐसे पहले उन्होंने अच्छा किया है, ऐसे सिद्ध किया है, ऐसी चिकित्सा को आप सुनो, ऐसा ही कहते हैं ना सर? किस धातु है? हाँ, धातु साध है, साध, ध हलंत है, यानी पैर उसका लगड़ा है। चतुर्थ गण का धातु है, सिद्ध्यति, साध सिद्ध्यति। इसका अर्थ है टू बी अकम्प्लीश्ड, पूरा करना। पूरा क्या करना? अपहा, व्याधि दूर करने की प्रक्रिया सिद्ध है। अब सिद्ध ये सात धातु का पास्ट पार्टिसिपल है, सात धातु का पास्ट पार्टिसिपल है, यानी हो गया है, हमने सिद्ध किया है। सिद्धम वाट चिकित्सा श्रृणु, जिस प्रकार की वाट चिकित्सा से हमने रोग ठीक किए हैं वो आपको बता रहे हैं, इसलिए ये एविडेंस बेस्ड है। सिद्धा, सिद्धम द्वितीय एक वचन। अतः वातरोगापहाम सिद्धाम चिकित्साम शृणु, वात रोग नष्ट करने वाली सिद्ध चिकित्सा जो पूरी हमने कर चुके हैं वो सुनो। है, दिस इज एविडेंस बेस्ड। ये एविडेंस बेस्ड नहीं है, योगराज योग इस पे काम करता है, ये एविडेंस बेस्ड नहीं है। चिकित्सा के सिद्धांत एविडेंस बेस्ड है। सिद्धांत क्या है देखिए, केवलम, केवल शब्द का अर्थ बताया मैंने, दो अर्थ होते हैं। एक केवल का अर्थ पूरा, दूसरा है एक्सक्लूसिव। निरुपस्तंभम, केवल कहने के बाद भी एक शब्द और लगाया है, निरुपस्तंभम, आवरण नहीं है।
संसर्ग नहीं है। स्नेहे रूपाचरित शब्द है आदौ। ये चिकित्सा किसकी है? एक्सक्लूसिवली शुद्ध वातज की। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा विस्तार करना अनिवार्य है। चरक, विमान, 6, श्लोक 12। वातलानां वाताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने विषमा भवन्ति अग्नयः। ये वातलानां तु वात अभिभूते अग्नि अधिष्ठाने विषमा भवन्ति अग्नयः। अग्नयः बहुवचन है। विषमा भवन्ति अग्नयः, भवन्ति क्रियापद है। वातलानाम, जिनकी प्रकृति अपचारज वात है, बीजोक्त नहीं, अपचारज। यह यदि फिर से वातज आहार कंटिन्यू करते हैं, लगातार लेते हैं, तो ये स्वाभाविक है संभव तंत्र युक्ति से कि अग्नि अधिष्ठान, कल मैंने बताया, ये वाताभिभूत होगा। श्रोतस, स्रोतस में बहने वाले भाव पदार्थ, ये सभी वायु के गुणों से युक्त होंगे। रुक्ष परुष विषद लघु खर, जो भी है हेतु के आधार पर। अब इस अवस्था में एक हाथ पहली बार विषम अवस्था अजीर्ण होगा। विषम अग्नि में कभी अजीर्ण होता है, कभी नहीं होता है। एक बार अजीर्ण हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर फिर भोजन कर रहे, फिर अजीर्ण हुआ, ध्यान नहीं दिया, फिर उसके भोजन किए, परिणाम क्या होगा? कोष्ठ आमाभिभूत होगा। कोष्ठ में आमा प्रदोष बढ़ेगा, अग्नि को अवरुद्ध करेगा। अग्नि आमों से अवरुद्ध हो गया। पेशेंट आपके पास पहले दिन नहीं आता है, कभी कई दिनों के बाद आता है। कुछ बड़ा हो गया तो आता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होने की संभावना बहुत है। इसलिए हेतु शुद्ध वातज के हैं, दिख रहे हैं। जागरण है, परिश्रम बहुत करता है, खेत में काम करता है, धूप में करता है, और कुछ है, अनेक कारण हो सकते हैं। वातावृद्धि है, लेकिन परिणाम है अब ये है कि अग्नि दुष्ट होने से अब ये आम संतुष्ट भी हो सकता है। चलक चिकित्सा स्थान, अध्याय 15। फोर्टी-फाइव। तस्करीमजेडस्य स्तंभः सदां तथा शीर्षो रुक्षमोक्षात् ब्रह्मः पृष्ठकटिग्रहः। इसके आगे गृहिणी चिकित्सा,
वा धातु वैषम्यं करोति विश्वं तत्त्वम्। पेज नंबर 518 श्लोक 58। हम्म। अब वातात से प्रारंभ है ना, तो कटुतिक्त से प्रारंभ करो। कटुतिक्त कषाय करोति कुपितो मंडल। वातज हेतु से अग्नि विषम हुआ, विषम के बाद मंद हुआ। अब इसके आगे श्लोक क्रमांक 73। गृहन्माशितं दोषं विदग्धाहारमूर्छितं सविष्टमप्रशेकार्थि विदाहारुचि गौरवी। आमलिंगान्वितं दृष्ट्वा सुपोष्णेन अम्बुना उद्धरेत्। क्या बताया? सुपोष्णेन अम्बुना उद्धरेत्। सुखोष्णेन उद्धरेत। अब अवस्था है, प्रशेक है, वेदना है, विदा है, रुचि है, गौरव है, पेट भरी है। क्या करोगे? शब्द ओवन करेंगे। पेशेंट कौन सा है? वातव्याधिक है। हेतु वायु के है। पहले चिकित्सा ये करनी है, अग्निदीप्त करना है, नहीं तो ये व्यक्ति औषध भी नहीं पचा पाएगा। इसलिए अवस्था देखना, अवस्था के अनुसार चिकित्सा करना, लंघन, उपवास, अग्निदीप्ति, वमन जो भी करना है। और या अरे तुम्ही गेला नाही? दुपारी जायचंय, आता आलो लगेच इथे आलो. आता पोहोचलो 10 वाजता. मग कसं जाणार होतं? आता मॅडम देशमुख मॅडम आहेत ना त्यांच्यासोबत हे कधी 12 वाजता निघणार आहे. 4-5 वाजता आहे काय? पुरस्कार वितरण. हा, मग ठीक आहे. हो बसा. हो 4 मला वाटलं तो तिकडे गेला सरळ. नाही समज गए? पवन करणार. आजपासून तुम्ही मठात घेणार आहेत का इकडे घेणार आहे? इकडे या, पंचकर्माला. त्यांना सांगतो फोन कर. प्रभाताई विचारत होत्या. अरे हो, तिकडे त्यांना सांगतो मी. जवळच्या जवळ बरं पडतं. बरं तो कुठं राहस? तो तिकडे राहस. तिकडेच गेल्या दुपारी तिकडेच जेवेल. तिकडे जेवण. निघला किती वाजता येणार? संध्याकाळचा डबा सांगितला इकडे पंचकर्माला. संध्याकाळचं सांगितलं इथे तुमच्या इथे. बॅग पण तुमच्या खोलीत ठेवली. जेवायला खाली जेवायला येणार मी संध्याकाळी. मी 7 वाजेपर्यंत 6-7 वाजेपर्यंत येईल परत. मग आता थांबतो. अब आपके ध्यान में आ गया गलती कहाँ हो सकती है? द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये गलती की है। अब देखिए, सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 1। चिकित्सा स्थान अध्याय 1। उसमें मैं 1 मिनट गलत हो गया, ठहरो। वातव्याधि चिकित्सा, उस पर भी चिकित्सा स्थान में वातव्याधि चिकित्सा।
सर ठीक हाँ। हम्म चतुर्थाध्याय पहला श्लोक, तीसरा श्लोक आमाशयरितेवाते शर्दयित्वा यथाक्रमम् क्या लिखा है, शर्दयित्वा यथाक्रमम्। समझ गए? उपक्रम का प्रारंभ ही कर रहे हैं छर्दयित्वा। ये गलती होती है, अवलिंगान्वितम दृष्ट्वा आपको ये करना है। और उसके बाद फिर चित्र के इंद्र यवा पाठा वगैरह वगैरह देना है। षडधरण योग, क्यों? ये पाचक है। चित्रक, इंद्रयव, पाठा, कटुका, अतिविश्या सभी पाचन करने वाले हैं। और फिर उसके बाद वादवारी चिकित्सा आपको करनी है। ये क्रम बिना गलती किए करना है। पुराना पेशेंट आपके पास आता है तब ये देखना है अग्नि कैसा है, अवरुद्ध है नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। ग्रंथकार जो अवस्था कह रहे हैं उत्कट अवस्था है, उसके पहले भी हो सकता है। एक लंघन दो, उपवास दो, 2 घंटे का, 4 घंटे का, फिर अग्नि रिपन करो, पाचन करो, और फिर आप चिकित्सा 3 दिन के बाद शुरू करो। हाँ, काय झालं? हाँ बोल. गावाला गेले, मग काय करायचं? दुसरा डॉक्टर फार लांब आहे का? बर, बघतो. हम्म. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. हो, टाकत राहा. हम्म? येतो मी संध्याकाळपर्यंत. हो, हो, मी येतो, प्रयत्न करतो यायचा. हम्म? नाही, जाणवत नाही पुन्हा. मग ऑनलाईन करेन. ऑनलाईन करेन सर, उद्या उद्या ऑनलाईन करेन. ओके. मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ ना, पहले वमन करवाना है. चलो मूल श्लोक पर आओ. केवलम निर्पोष्टम, आज मला घरी जायचं. बायकोचा डोळा सुजला. नाही, राजनवाडी झाली आहे, तिला द्यावं लागेल. डोळा लाल झालाय, घरी कोणी नाही, घाबरली आहे. चलो, तो आदौ स्नेह रूपाचार का अर्थ ये नहीं है आया पेशेंट की स्नेहन शुरू करो, ये नहीं है. क्यों? चरक चिकित्सा 30. बात है विषय. श्लोक क्रमांक 320, 320 और 326. 320, 326. क्या लिखा है? केवल चिकित्सा ही देशो देशादि देशादि अज्ञः अपराध अपराध्यति. योग कहाँ है? केवल आदो स्नेह उपाचरित, बोल दिया स्नेह दे करके.
योगे ये वो तो चिकित्सन मुखादि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चिकित्सन गच्छन के समान चिकित्सन जो चिकित्सा करता रहता है। योग से केवल बिना ज्ञान के अवस्था कौन सी है, देश कौन सा है, दोष कौन सा है, स्वतंत्र है कि परतंत्र है। चिकित्सन अपराध्यते अपराध करता है, गलती करता है। आगे क्या लिखा है? बल शरीरादि भेदादि शरीर और दोषों का ज्ञान, ये बिना किए अवस्था का ज्ञान किए बिना केवल योग का नाम दिखता है। वातर्यादि योगराज गोकुल पक्षाघात एकांग गई अपराध्यते। अगला पढ़ो 326 क्या है? तस्मात् दोष औषधीनि परीक्षण दश तत्वतः कुर्यात् चिकित्सितं प्राज्ञो न योगै एव केवलम्। प्राज्ञ व्यक्ति ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने दशविध परीक्षा अवस्था देखकर रोगी की चिकित्सा करनी है, और जो ऐसे नहीं करता वो अपराध कर रहा है। इसलिए चिकित्सा करते समय ये व्याधि और ये रोग ऐसे जो करते हैं वो वैद्य नहीं है। इसलिए भले वातावरण का रुग्ण हो, हमें चिकित्सा करते समय ध्यान देना है अवस्था कौन सी है, हेतु कौन से है। आगे चलो, समझ में आ गया? ऑटोमेंट से ये गलती अक्सर पूरे भारत में होती है। मैं जयपुर से लेकर कन्याकुमारी तक देखकर आया हूँ संस्थाएं, ये गलतियां हर जगह होती है। वातावरण है शुरू अभ्यंग स्वेद बस्ती। चलो आगे क्या लिखा है? स्नेह राधा उपाचार्य मूल चिकित्सा में हाँ, अब केवल स्नेह रूपाचरित। अब स्नेह रूपाचरित के बाद सर्पी, वसा, तैल, मज्जा, इनका पान। अब निर्णय आपको करना है, ऋतु कौन सा है, अग्नि कैसा है, देश कौन सा है, वसा दूं या सर्पी दूं या तेल दूं। देश, काल, अवस्था, अग्नि, ऋतु, ये देखकर निर्णय करना है मुझे वसा देनी है या घी देना है या तेल देना है या मज्जा देना है। ये भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न औषध का प्रयोग आप करेंगे, आगे आएगा वो। तो अब इसके बाद स्नेह क्लांतम समाश्वस्य। अब स्नेह खाने का कंटाल आ गया, बस हो गया, बंद करो, ऐसा पेशेंट कहेगा। रुक जाओ, अब क्या करोगे? स्नेह देना बंद करो। अब सिद्ध दूध दो, दूध गाय का दूध, उसमें कुछ डाल के दो, सुगंधी करो, टेस्टी करो। देखो ये अवस्था का वर्णन, ये वर्णन ये उच्चतम अवस्था का है, उत्कट अवस्था का है। आवश्यक नहीं है कि हर चीज क्रमशः इसी प्रति से आपको अवस्था देखकर आप करो। व्याधि बलवान नहीं है, हेतु बलवान नहीं है, लिंग बलवान नहीं है, दोष बलवान नहीं है, रोगी बलवान है, आप शॉर्टेड भी कर सकते हो। तो यदि बलवान है तो दुग्ध पान करो, अथवा यूष ही यूष दो, अथवा रसई ही स्नेह संयुक्त ही मांसरस दो। ग्राम्य, जलज, अंबुज, आनूप, ग्राम्य, अंबुज, तीसरा शब्द क्या है? तीन शब्द अलग अलग है। ग्राम्य भी आनूप है, थोड़ा सा है। अंबुज या अनूप है थोड़ा, अनूप जो अनूप है ज्यादा है। तो आप पेशेंट, देश, काल,
ऋतु ये देखकर इनमें से किसका चयन करना वो देखना है। ग्रीष्म ऋतु है, आप सीधा ये कर सकते हैं, अनुपजम अवसर दे सकते हो। साधारण देश है तो आप ग्राम्य आहार का प्रयोग कर सकते हो। थोड़ा उससे ज्यादा है तो आप अम्बुजैविक प्रयोग करते हैं, मछली वगैरह का प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार तीसरा पर्याय, पायसैः कृशरैः अम्लैः लवणैः अनुवासयति। स्नेह और वासन एकदम नहीं देना है, पेट में स्नेह नीचे से अनुवासन नहीं देना है, आइदर और जो उचित लगे। देश काल का विचार करते हुए, अवस्था का विचार करते आपको स्नेहन पुनः पुनः करना है। अब स्नेहन में नावनैः तर्पणैः अन्नैः, नावनैः तर्पणैः अन्नैः। अब यहाँ अन्न तो समझ गया मैं, अन्न देना है, स्नेहपान करना है, वस्त्र देना है, नावन की क्या जरूरत है। नावनैः तर्पणैश्च, मैं नावन समझ सकता हूँ, शिरस्थ व्याधि है तो नावन करो, उर्दू जो नावन करो, लेकिन ग्रंथकार ऐसा नहीं कर रहे हैं। व्याधि को एक बार उन्होंने निश्चय किया वातज है, तो उनका अभिप्राय यह है कि वायु को स्थान समझते वहां पर व्याधि हुआ है, वो ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर में वात प्रकोप कहीं और नहीं है, तो उनको सबको जीतना है, इसलिए नशे भी करो, करना पूर्ण भी करो, बसते भी दो। जब वात वायु के हेतुओं का आप सेवन लगातार करते हैं तो ये केवल सिर में करेगा ऐसा नहीं है, ये पूरे शरीर में करता है। ऐसा कोई द्रव्य है कि जो केवल वृक्षता करेगा, केवल वृक्क में करेगा, ऐसा कुछ है नहीं। वो पूरे शरीर में घूमता है, शरीर में करता है, और आप लगातार कर रहे हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 15 दिन, महीना 6 महीना साल, परिणाम क्या होगा, पूरा शरीर वात व्याधि से व्याप्त होगा। इस समय दोषों का स्थान संशय किंचित मात्रा में सर्वत्र होता है, इसलिए श्लेष्मा की, पित्त की, वायु की चिकित्सा किसी भी व्याधि में सार्वदेहिक करना अच्छा है, क्योंकि शेष स्थानों में व्याप्त दोषों का भी क्षय करना अनिवार्य है। अन्यथा एक व्याधि ठीक हुआ, दूसरा होगा, दूसरा ठीक किया, तीसरा होगा। इसलिए प्रतिव्याधि में जितने भी मार्ग है, उन मार्गों से यथावकाश, यथा मात्रा न्याय देकर सभी प्रयोग करके पूर्ण वायु को, पूर्ण श्लेष्मा को, पूर्ण पित्त को शमित करना है, केवल स्थान संस्कृत को नहीं। चिकित्सा दोषों की करनी है, व्याधि की नहीं। अधिष्ठान की करनी है, केवल अधिष्ठान की नहीं, पूरे शरीर के संचित दोषों का, रूक्षादि गुणों का, स्निग्धादि गुणों का क्षय करना है। इसलिए हर व्याधि में आपको सामान्य चिकित्सा होने के बाद नस्य, उद्वर्तन, शिरोधारा, जो भी आवश्यक है वो करना है। चलो तो आगे, एकदम स्वेदय, फिर स्वेद देना है। स्वेदय स्वव्यक्तम नाड़ी से 2 संकर शीत ऋतु है, आप पत्थर पे सुला दो गर्म करके, एक कंबल डालकर पत्थर गर्म धूप में खड़े करो, पत्थर पे सुला दो,
बिना खर्च का कर सकते हैं आप, जगह होनी चाहिए। नाड़ी कई जगह नहीं तो नाड़ी है, शंकर भी है, जहाँ सुविधा नहीं है वहां शंकर से करो, और सुविधा है तो पूरे शरीर को सेक देना है तो दे दो, कंबल डाल कर सुला दो, पलटने के लिए बोलो, करवट बदलते रहो, धूप ले लो खुले मंदिर में, थोड़ा सा चारों तरफ से बंद कर दो, अच्छी जमीन अच्छा पत्थर, हवा ना आए ऐसा करो, और धूप में उसको सुला दो। ये भी आप कर सकते हो। खटिया के ऊपर सुला कर नीचे आप ये भी रख सकते हो। इस प्रकार स्वेद देना है। तथा अन्य ही विविध ही स्वेद ही यथा योगम उपाचरत, अन्य स्वेदों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है? शुष्क दारू, सूखी हुई लकड़ी, बाम्बू, उसको स्नेहन करो, श्वेत करो, वो भी यूं लुक जाता है। ये तो जीवित शरीर है, ये क्यों नहीं होगा? तो ये भी आप कर सकते हो। केवल थोड़ा सा धाड़स, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और प्रयास करते रहना है। कोयम्बतूर में एक हॉस्पिटल है, मैं देख कर आया हूँ, वहां पर अस्थि चिकित्सा होती है। उसने रिकेटिस के ऐसे टेढ़े हुए अस्थियां भी सीधी की है, मैंने देखी है। यही पद्धत है, अभी भी चल रहा है, परंपरा है उसमें। तो ये कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी एक डॉक्टर है पुणे में, टेढ़ी हड्डियां, टेढ़े अवयव सीधे कर लेते हैं। पैर उल्टे थे, सीधे कर दिए बिना ऑपरेशन के। यूं पैर थे, यूं कर दिए, स्नेहन स्वेदन से। तेल के दोनी में सुलाते हैं, स्वेद देते हैं, और धीरे धीरे प्रयास करते हैं। इस प्रकार शक्यम नामयितुम, उसको झुकाना संभव है, इसलिए प्रयास करना है। आप यदि वहां पर आए थे, दोपेश्वर सर आए थे, आप थे, उन्होंने दिखाया, उनके लड़के के पैर उल्टे थे, सीधे कर दिए। वो क्रिकेट प्लेयर है, बीएमएस कर रहा है अभी, कर सकते हो आप। तो हो गया। हर्षत उदरुग अयाम शोतस्तंभ ग्रहरया स्विन्नस्य अशुप्रशांति मार्दवम च उपजायते। ठीक है, अब आगे पढ़ो। स्नेहश्च उष्णताशु प्रयोजितः बलम अग्निबलम बुद्धि प्राणांच अभिवर्धते। स्नेहन के फायदे लाभ क्या है? शुष्क धातुओं को पुष्ट करते हैं, बल बढ़ाता है, अग्नि स्थिर करता है, पुष्टि करता है, उत्साह बढ़ाता है। इसलिए इसलिए क्या करना है? असकृत, असकृत का अर्थ है बार बार, सकृत यानी एक बार। स्नेह ही पुनः स्वेदयेत, पुनः स्वेदयेत, पुनः स्वेदयेत, स्नेहयेत स्वेदयेत, स्नेहयेत स्वेदयेत। तथा स्नेह मृदौ कोष्ठे, स्नेह से अवयव श्रोतस मृदु हो गए हैं, दोष शिथिल हो गए हैं। न तिष्ठन्ति अनिल आमयाः,
वात के रोग बचते नहीं, ठीक हो जाते हैं। समझ गए? ये कब करना है? अवस्था देखकर करना है, और ये बार बार करना है। पक्षवद, अर्धित, क्या कहते हैं उसको, फेशियल पल्स, और ऐसे अन्य व्याधियां। ये चिकित्सा बार बार करो। असकृतम पुनः, एक बार करने से नहीं होगा। एक बार आया, स्नेह शोधन किया, 7 बस्ती दिए, जाओ घर में, नहीं हुआ, नहीं, फिर बुलाओ, फिर करेंगे, फिर बुलाओ, फिर करेंगे। ऐसे जब तक पूरा ठीक है तब तक करने का प्रयास करो। महंगा पड़ता है। पेशेंट नहीं आएगा, एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा, कौन देगा 50-60 लाख, हजारों देगा बार बार। लेकिन ये करना जरूरी है, तो हो सकता है। कैसे करना भगवान जाने, लेकिन ये हो सकता है। ये मैं आपको कहता हूँ। तो आगे चलो। चलो, अगला श्लोक। अन्येन स दोषात् कर्माणि प्रजान्ते स्नेहसंयुक्ते औषधे कथं विशोधये। सो गया, सो गया भैया। अगला श्लोक बताओ विशाल। अगला श्लोक जान लो, कहीं गया होगा। हाँ, तो ओ आगे। हेलो, हाँ, काय म्हणाला? बर, ठीक आहे. बर बर बर, येतो, येतो, येतो. हो हो, जेवण येऊ का आधी येऊ? बर 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 बर, हो हो. यदि हम्म, बस, यदि 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 संधि हुआ है, उसको अलग निकालना है। अने न, जो अब तक चिकित्सा बताइए, आदौ स्नेह स्नेह, फिर स्वेदयेत, ये करने के बाद भी न प्रशाम्यति, ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे हो सकता है, इसलिए कुछ दिन तो किया, नहीं हो रहा है, चलो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। प्रयास करना है। उस प्रयास में मृदुभिः स्नेह संयुक्तैः औषधैः विशोधयेत्। मृदु भी, बड़ा नहीं देना है। क्यों? अन्य दोषों का प्रकोप नहीं है। अन्य दोष यानी श्लेष्मा, पित्त, इनका प्रकोप नहीं है। केवल वातज प्रकोप है, और प्राकृत दोष रुके हैं, प्राकृत धातु रुके हैं। इसलिए मृदु भी देह संयुक्त ही औषध ही विशोधय। मृदु स्नेह युक्त औषध से विरेचन दो। कैसे दोगे? घृतम तिलवक सिद्धम, तिलवक समझते हो? लूद्र, ये मिलता नहीं है। ठीक है, बाद में बताऊंगा। तो सातला सिद्ध नहीं हुआ,
सातला सिद्ध अथवा एरंड तेल दूध के साथ। पिबेत दोषहरम शिवम। अब ये एरंड कितना देना है, अपने अपने क्षेत्र में कोष्ठ देखकर, अवस्था देखकर निर्णय करना। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में लगभग 30 ml तक दिया जाता है, 20 ml से 30 ml तक दिया जाता है। उससे 2-3 विरेचन होते हैं। तो अपने क्षेत्र में क्या होता है वो निर्णय आप करो। तो अब इसमें ठीक है, पिबेत दोषहरम शिवम। अब ये शोधन की अवस्था क्यों आ रही है, इसका वर्णन अगले सूत्र में ग्रंथकर्ता कर रहे हैं। ये अवस्था क्यों आई है, पढ़ो। बल का संचय आपने किया है, कैसे? अनुप मांस दिया, दूध दिया, मांसरस दिया। इसका परिणाम थोड़ा सा हो सकता है कि श्लेष्मा बढ़ गया है और वो अवरोध कर रहा है। मलश्चितः श्रोतो बधवा, मल संचित हुआ है और स्रोतों का अवरोध उसने कर रखा है। इसलिए क्या करो, इसलिए क्या करना है, तस्मात् तम अनुलोमयेत्, इसलिए आपको विरेचन देना है। अब ये विरेचन आप कौन सा देना है, कुछ भी है, कुछ घर में जो भी दवा है उसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन स्नेह युक्त करो। हरित की देनी है, गोमूत्र हरित की देनी है, दो घी में मिला के दो। तो इस प्रकार स्नेह अनुलोमय। इसके बाद दूसरा पर्याय आपको देते हैं, रोगी विरेचन के लिए योग्य नहीं है तो क्या करोगे, दुबला है, तम आस्थापयत। क्या लिखते हैं, दुर्बलो अविरच्य तम निरूह रूपाचरयत, उसको निरूह देकर शोधन करो। निरोह देकर शोधन करो का दूसरा अर्थ है निरोह के बाद अनुवासन देना अनिवार्य है। उपाचर आगे क्या लिख रहे हैं, आपने इतना तो किया, इस सब का परिणाम ये हो सकता है अभी थोड़ा अभिभूत हो गया है, इसलिए आपको क्या करना है, आचरण ही दीपन ही भोजन ही तद्युत ही नरम संशुद्धम स उत्थिते अग्नौ पुनः। तो अग्नि आपको अग्नि को फिर उत्थित करना है, और अग्नि उत्थित होने के बाद फिर से आप क्या करोगे, संशुद्ध उत्थितेन जाग्नौ स्नेह स्वेदो पुनः, फिर से स्नेह स्वेदन शुरू करो। इस प्रकार ये आपको बार बार करना पड़ता है। नावन ही धूमपान सर्वान एव उपपादयेत् सामान्य तो प्रोक्तो। ये सामान्य चिकित्सा किसकी है, वातज व्याधि केवल निरुपस्तंभ की है, समझे। अब हम निकालेंगे सुश्रुत चिकित्सा स्थान वात व्याधि, व्याधि चिकित्सक, वात चिकित्सक। श्लोक नंबर 19, चिकित्सा स्थान अध्याय 5। पक्षाघात
अक्षरगातोपकृतम् अम्लानगात्रं सरोजम् आत्मवन्तम् उपकरणवन्तं च उपक्रमेत् हम्म। तत्र प्रागेव स्नेहस्वेदोपपन्नं मृदुना शोधनेन संशोध्य अनुवास्य आस्थाप्य च यथाकालम् आक्षेपक विधानेन उपाचरेत् उपाचरेत्। वैशेषिकश्चात्र मस्तिष्क शिरोवस्ति अनुतैल अभ्यंगार्थे शाल्वणम उपनहार्थे बलातैलम अनुवासनार्थे। बस अब एक है अतन्द्रितः अब त्रिचतुरो एवं अतन्द्रितः त्रि चतुरो वा मासाम क्रियापथम अनुक्रामेत। कितने महीना करना है? 3-4 महीना। किसको? पक्षाघात, अर्धित, प्रक्षेपक, इनको इस प्रकार 3-4 महीने चिकित्सा करनी पड़ती है। पहले मृदुना स्वेदयेत, स्नेहयेत, स्वेदयेत, शोधयेत और फिर यथाकाल बस्तियां बार बार आपको देना है। यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। कल मैं घर से लूंगा ऑनलाइन, जाना अनिवार्य है तो आज जा रहा हूँ। कल ऑनलाइन लगभग 10:30 के आसपास करेंगे, 10:30-11। कल मैं अभी यहाँ बंद कर देता हूँ ये विषय। कल हम हाउ टू डायग्नोस दुख हेतु इस पर लेंगे। चलो बंद करो बेटा, बंद कर रहा हूँ। कितना घंटा हुआ? 9:30, 10:30, 11। 2 घंटा हाँ 10 मिनट और 2 घंटा बहुत हो गया। तो ये धूप है ना, नहीं नहीं ये करके कर इतना कर पाया। यदि 11 बजे शुरू करता तो मैं 1 बजे उठता। प्रणाम सर।